केरल के एक गांव में कुछ ऐसा हुआ, आप सोचकर दंग रह जाएंगे। फेसबुक पर मजाक मजाक में चली गई एक नवजात शिशु और 2 लड़कियों की जान। माँ गई जेल में, क्या कोई स्त्री बच्चे को जन्म दे दे और घर परिवार पति को पता ही न चले? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन ऐसा क्या हुआ था, माँ ने अपने बच्चे को पैदा करते ही फेंक दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरू और आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम डेस्क के इस चैनल पर। साथियों, आपने फेसबुक तो कभी न कभी जरूर चलाया होगा और अब भी फेसबुक उपयोग करते ही हैं। सब लोग फेसबुक चलाते हैं मजाक बनाने के लिए, फोटो शेयर करने के लिए और रील्स भी देखते रहते हैं लोग। साल 2020 में केरल के एक गांव में भी कुछ ऐसा हुआ था। वैसे तो ये एक छोटा सा फेसबुक प्रैंक था। इस फेसबुक प्रैंक ने एक दो नहीं बल्कि तीन जाने जा चुकी थी। आपने सही सुना, मामूली फेसबुक मजाक में सिर्फ 3 जाने चली गई थी। तो आखिर क्या हुआ था कि 3 लोगों की मौत का सबक बना था फेसबुक। अगर आप भी इस घटना को पूरा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आज इस वीडियो में हम आपको मजाक की ऐसी दास्तां बताने जा रहे हैं जिसका अंजाम बहुत ही दर्दनाक होती है। इतनी दर्दनाक कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये कहानी केरल के कल्लू बधुक्कल गांव में रहने वाले विष्णु के परिवार की है। 10वीं पास करने के बाद विष्णु ITI करता है और अपना काम शुरू कर देता है। जब विष्णु की उम्र 21 साल की थी तभी इसका मुलाकात एक रेशमा नाम की लड़की से होती है। रेशमा 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। रेशमा विष्णु के बड़े भाई रंजित की पत्नी आर्या, विष्णु की भांजी ग्रीष्मा की दोस्ती थी। ये तीनों एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी, जो कि रेशमा की दोस्ती विष्णु की भाभी आर्या और भांजी ग्रीष्मा से थी। इस कारण रेशमा अक्सर अपनी दोस्तों से मिलने इनके घर आया करती थी। आने जाने से ही विष्णु रेशमा की भी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। आगे चलकर दोनों शादी का फैसला करते हैं। 2017 में बड़ी धूमधाम के साथ विष्णु और रेशमा की शादी भी हो जाती है। रेशमा की शादी से आर्या और ग्रीष्मा भी खूब खुश होती हैं। आखिर सहेली जो थी और रिश्ते के बंधन में बंधने के बाद इन तीनों की दोस्ती और भी मजबूत हो जाती है। शादी के बाद सब अच्छे से बीतता है और प्यार में किस तरह समय कट जाता है पता भी नहीं चलता है। शादी के बाद रेशमा माँ भी बनती है और पहली संतान के रूप में एक बेटी को जन्म देती है। इसके बाद अगले कुछ महीने भी बड़े अच्छे से बीतते हैं, मगर कुछ समय बाद रेशमा और विष्णु के रिश्तों में कुछ दरार आनी शुरू हो जाती है। रिश्तों में दरार आना बेटी का जन्म लेना नहीं बल्कि घर में मोबाइल का आना था। रेशमा पहले सादा मोबाइल यूज करा करती थी या पति का यूज कर लेती थी, लेकिन वाइफ के कहने पर भी विष्णु उसे एंड्रॉइड मोबाइल खरीद देता है। मोबाइल मिलते ही रेशमा मोबाइल में हमेशा लगी रहती थी कि परिवार के दूसरे कामों में उसका मन ही नहीं लगता था। अब धीरे धीरे रेशमा मोबाइल की ही आदी हो जाती है। विष्णु का रेशमा की ये हरकत पसंद नहीं आती है और वो दिन भर मोबाइल ही चलाती थी, तो विष्णु अब उसे टोकना शुरू कर देता है। बस यही वजह थी कि विष्णु और रेशमा में आए दिन लड़ाई झगड़े होने लगती थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी रेशमा मोबाइल चलाना नहीं छोड़ती है। ऐसा होते होते 2-3 महीने बीत जाता है, साल भी बदल जाता है, मगर रेशमा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। ऐसा लगने लगता है कि जैसे मोबाइल का नशा सा हो गया हो। अब साल 2020 में विष्णु के कुछ दोस्त विष्णु को फोन करते हैं कि हमने तुम्हारी पत्नी रेशमा को बरकला में देखा है। बरकला एक मशहूर जगह होता है घूमने का, विष्णु के घर से 15 किलोमीटर दूर होता है। जब विष्णु को पता चलता है तो विष्णु सोच में पड़ जाता है, क्योंकि रेशमा पहली बार घर के बाहर गई थी, वो भी बिना बताए। विष्णु रेशमा को तुरंत फोन करता है, पूछता है तुम कहाँ हो। वो कहती है दरअसल बेटी घर पर परेशान कर रही थी, इसलिए मैं उसे लेकर घूमने आ गई हूँ। फोन पर ही बहस हो जाता है दोनों की। हालांकि जल्दी ही रेशमा को बाइक लेकर लेने चला जाता है, जहाँ रेशमा बस से उतरती थी। साल 2020 में कोरोना बहुत तेजी से फैली हुई थी और काम धंधे पूरी तरह से बंद हो गए थे। अब विष्णु भी बेरोजगार था। हालात इतना खराब हो जाता है कि अब घर भी बेचना पड़ जाता है। घर बेचने के बाद अब विष्णु अपने ससुराल रहने चला जाता है। रेशमा के पिता का नाम सुदर्शनम पिल्लई था, जो पेशे से एक कारपेंटर थे। अब विष्णु और रेशमा अपने पिता के यहाँ रहने लगते हैं। अब 2021 आ चुका था। तारीख थी 5 जनवरी 2021। हर दिन की तरह रेशमा के पिता उठते हैं और नहाने के बाद पूजा करने के लिए पास के मंदिर में चले जाते हैं। जब वो मंदिर से वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। वो आवाज का पीछा करते हुए पास जाते हैं
और देखते हैं तो उसे ढका हुआ नवजात शिशु रो रहा था। कुछ ही दूरी पर टहल रहे अपने दामाद विष्णु को बुलाते हैं और विष्णु भागता हुआ आता है और देखता है एक नवजात था। देखने से लग रहा था कि इस बच्चे का जन्म अभी अभी हुआ है, शायद किसी ने जन्म के तुरंत बाद लाकर यहाँ फेंक दिया हो। लोगों के पास इतना समय नहीं था कि इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए कि ये बच्चा किसका है, इस बच्चे को किसने यहाँ फेंका है। विष्णु तुरंत बच्चे को सावधानी से उठाता है और उठाकर भागते हुए घर की तरफ आता है। मिली नवजात एक लड़की थी जो बहुत कमजोर थी, उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी, यहाँ तक कि नाभि भी अभी नहीं काटा गया था। सुदर्शनम पिल्लई अपने ही हाथों से गर्भनाल काटते हैं और तुरंत बच्ची को कपड़े से लपेटते हैं। उस नवजात को जहाँ माँ का दूध मिलना चाहिए था वो खेतों में फेंक दी गई थी। विष्णु उस बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाता है और विष्णु ने इस बात को पुलिस को भी खबर कर देता है। नवजात दिखने में कमजोर दिख रही थी, उसका वजन बहुत ही कम थी और खेतों में पड़े रहने के कारण उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। नवजात की मृत्यु के बाद पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढने में लग जाती है कि आखिर इस मासूम के साथ ऐसी क्रूरता किसने की है। पुलिस को शक था कि लड़की होने के कारण किसी ने उसे लावारिस हालत में छोड़ दिया था। एक शक ये भी था कि किसी का नाजायज संबंध हो, इस कारण उस नवजात को फेंक दिया गया हो। इसलिए पुलिस अब इस कातिल की तलाश में लग जाती है। इधर विष्णु और उसके ससुर ने एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाई थी। एक नवजात शिशु को समय से हॉस्पिटल ले गए, उसकी भरपूर मदद कर रहे थे, इसलिए वहाँ के लोग इनकी खूब प्रशंसा भी करते हैं। कुछ स्थानीय मीडिया वाले भी थे, जमा हो गए थे वहाँ पे, जो वह इन लोगों से बात कर रहे थे। रेशमा भी वहाँ मौजूद होती है और पत्रकारों को बताती है कि हाँ, उसी के परिवार वालों ने ही केस से बचाकर अस्पताल पहुँचाया है। क्योंकि बच्ची अब इस दुनिया से जा चुकी थी, इसलिए पुलिस बच्चे के कातिल पर पूरा ध्यान लगाती है। मगर कई दिन बीत जाते हैं, कहीं से कोई भी सबूत नहीं मिलता है। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ करती है कि क्या आप लोगों में से गांव में किसी अनजान लोगों को आते देखा है, तो कोई भी व्यक्ति किसी बाहरी व्यक्ति का आने का कोई पुष्टि नहीं करता है। अब पुलिस का शक जाता है कि किसी गांव का व्यक्ति ही इस बच्ची को बाहर नहीं फेंका था। जब पुलिस की हर जांच फेल हो जाती है तो आखिर में पुलिस बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की सोचती है। वो बच्ची किसकी हो सकती है, इस बात का पता लगाने के लिए सभी कागजी कार्यवाही होने के बाद मेडिकल टीम गाँव वाले नौजवान लड़कों लड़कियों का सैंपल इकट्ठा करती है। विष्णु और रेशमा का भी डीएनए सैंपल इकट्ठा किया जाता है। अगर ये पता चल जाए कि बच्ची का माँ बाप कौन होता है तो ये भी पता चल जाएगा कि उसका कातिल कौन है। डीएनए सैंपल आने में काफी समय लग जाता है। अब पुलिस भी डीएनए सैंपल का इंतजार करने लगती है। इस बीच विष्णु और रेशमा का मोबाइल के कारण झगड़ा चलता रहा और विष्णु ने एक दिन रेशमा का मोबाइल तोड़ दिया। क्योंकि विष्णु कोई काम नहीं कर रहा था कि जॉब जा चुकी थी, इसलिए वो विदेश जाने का फैसला करता है और फरवरी में काम करने वो अबू धाबी चला जाता है। वहाँ जाने से पहले रेशमा को नया फोन दिला देता है। अब 2021 जून की महीना आ चुका था। अब 5 महीने बाद पुलिस को एक सबूत मिल ही जाता है। पुलिस को पता चलता है कि गांव से जो डीएनए सैंपल लिए गए थे उसमें से एक कपल का डीएनए मिल रहा है, मगर जिसका डीएनए मिलता है वो कल्पना मात्र से ही परे था। बच्ची का डीएनए विष्णु और रेशमा से मिलता है। पुलिस की एक टीम रेशमा के घर जाती है। जब पुलिस रेशमा के परिवार वालों को बताती है कि आपकी बेटी रेशमा और दामाद के डीएनए से पूरी तरह मैच कर रहा है और मेडिकल जाँच के आधार पर रेशमा उस बच्चे की माँ है, वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं रेशमा कई दिनों से हमारे ही घर में रह रही है, अगर इस दौरान वो गर्भवती होती तो कैसे किसी को पता नहीं चलता कि वो गर्भवती है। अगर ये बच्चा उसका होता भी उसे बाहर फेंकने की क्या जरूरत थी। रेशमा की माँ भी उस बात पर सहमत होती है कि उनकी बेटी की बस एक बेटी है जो 3 साल की हो चुकी है और उसके बाद से रेशमा को गर्भवती देखा ही नहीं है। पुलिस वालों को ये भी याद दिलाया जाता है जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन रेशमा भी बाहर खड़ी थी। रेशमा ने कुछ पत्रकारों से बात भी की थी। रेशमा के परिवार वालों में कोई झूठ नहीं बोल रहा था। दूसरी तरफ डीएनए रिपोर्ट भी जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि बच्चे की मां रेशमा ही थी। सब कुछ पता करने के बाद पुलिस वालों को लगता है कहीं जांच में कोई गड़बड़ी हुई है, इसलिए फिर से जांच करवाया जाता है। दोबारा फिर से रिजल्ट वही आता है। अब पुलिस को रेशमा के ऊपर शक होने लगता था कि दाल में जरूर कुछ काला है, इसलिए 22 जुलाई 2021 को
पुलिस सीधे रेशमा को गिरफ्तार कर लेती है और पूछताछ शुरू कर दिया जाता है। अब जो खुलासा होता है वो यकीन से परे होता है। पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो रेशमा स्वीकार करती है कि उस बच्चे को उसी ने 5 जनवरी 2021 की सुबह उसे जन्म दिया था और सबसे बच बचाकर पास के खेतों में जाकर पत्तों के नीचे छिपा दिया था। पुलिस ये जानने की कोशिश करती है कि रेशमा ने ऐसा क्यों किया। इस पर रेशमा जो बताती है वो बेहद चौंकाने वाला होता है। रेशमा बताती है, मैं फेसबुक चलाती हूँ, यही फेसबुक पर लगभग 1.5 साल से पहले आनंदू नाम के लड़के से उसकी दोस्ती हुई थी। दोस्ती होने के बाद धीरे धीरे आनंदू और रेशमा में काफी बातें होने लगती है। रेशमा दिन भर मोबाइल पर चिपकी रहती थी, वह उसी बॉयफ्रेंड से चैट करती रहती थी। हालांकि विष्णु को कभी भी इस बात की भनक नहीं लग पाई कि उसकी पत्नी फेसबुक पर किसी लड़के से बात कर रही है। बातचीत अब प्यार में बदल जाता है। वो कहता है, अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोनों हद से ज्यादा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तो एक दिन रेशमा बताती है कि वो शादीशुदा है। इस पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम चाहो तो तुमसे फिर भी शादी कर लूंगा। शादी का प्लान फाइनल करने से पहले रेशमा बॉयफ्रेंड से मिलने को कहती है। वो राजी हो जाता है। मिलने की जगह तय करने के बाद एक दिन रेशमा अपने साथ बेटी को घुमाने के बहाने घर से निकलती है, मगर उस दिन उसका फ्रेंड आनंदू नहीं आ पाता है। रेशमा पूछताछ के दौरान आगे बताती है कि वो एक दिन आनंदू को बताती है कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। इस पर आनंदू कहता है, मैं तुम्हें शादीशुदा स्वीकार तो कर सकता हूँ, मगर एक बच्चे के साथ मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम इस बच्चे को जन्म लेते ही उसे खत्म कर देना, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। इसलिए जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, आनंदू के कहे अनुसार चुपचाप रेशमा उसे पास के खेत में मरने के लिए फेंक देती है। इस बात से विष्णु अनजान था, फिर भी बच्चे को अस्पताल पहुंचाता है। साथियों, आपको क्या लगता है, विष्णु ने सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताएं। इधर पत्नी की गिरफ्तारी को सुनते ही उसका पति अबू धाबी से चला आता है। भारत आते ही पुलिस स्टेशन जाता है, जहां उससे भी पूछताछ शुरू होती है। अब विष्णु भी दावा करता है कि वो अपनी पत्नी के साथ ही हमेशा रहता था, मगर कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उसकी पत्नी गर्भवती है। विष्णु यहाँ तक कहता है कि जिस सुबह यानी 5 जनवरी सुबह बच्ची मिली थी, उससे 2 दिन पहले हम दोनों साथ में मंदिर गए थे, मगर कहीं से भी नहीं लगा कि रेशमा गर्भवती है। और जब 4 जनवरी रात को मैं बाहर से आया था तो रेशमा ने ही दरवाजा खोला था। रेशमा से जब ये सब पूछा गया तो रेशमा ने कहा, विष्णु सच बोल रहा है, मैंने कभी भी उसे गर्भवती होने की बात नहीं बताई, क्योंकि मैं पहले से ही फैसला कर चुकी थी कि मैं उसे छुपाकर मार दूंगी, फिर आनंदू के साथ दूसरी शादी कर लूंगी। रेशमा ये भी बताती है कि उसने बच्ची को जन्म देने के बाद छोड़ तो दिया, मगर उसके बाद आनंदू से उसकी बहुत कम बात हुआ है। वो बताती है, हमने कई बार मिलने का प्लान भी बनाया है, मगर मिलना नहीं होता है, ऐसा कई बार हो चुका है। अब ये कन्फर्म हो जाता है कि ये रेशमा का ही बच्चा होता है। अब यहाँ से सवाल उठता है कि रेशमा की गर्भवती होने का पता उसके पति और घर वालों को कैसे पता नहीं चली। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, इसका जवाब आगे है। इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ डीएनए जांच और रेशमा की बयान से बिल्कुल क्लियर हो गया था कि वो बच्चा रेशमा का ही था। उस बच्चे को मारने के लिए रेशमा ने ही फेंका था, विष्णु का कोई हाथ नहीं था, बल्कि रेशमा ने ये सब काम आनंदू के कहने पर किया था। रेशमा के साथ साथ आनंदू भी बराबर का जिम्मेदार था, इसलिए पुलिस अब आनंदू का पता लगाने लग जाती है। चूँकि अब तक टेक्स्ट मैसेज से ही बात हो रही थी, आनंदू को किसी ने देखा नहीं था, रेशमा भी नहीं देखी थी, फेसबुक पे ही एकमात्र सहारा था, इसलिए साइबर सेल आनंदू का पता लगाने में जुट जाते हैं, मगर कोई जानकारी हाथ नहीं लगती है। आनंदू नाम के हजारों अकाउंट पता किए जाते हैं, मगर आनंदू का कोई पता नहीं चल रहा था। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पुलिस को पता चलता है कि रेशमा जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रही है वो उसकी जेठानी और उसके जमाने के दोस्त आर्या के नाम पर है। आर्या के बारे में आप पहले जान गए थे कि वो विष्णु के बड़े भाई की पत्नी है। जांच पड़ताल के दौरान ये भी पता चलता है कि जो कभी रेशमा यूज करती थी वो भी आर्या यूज कर रही है। पुलिस को लगता है कि शायद रेशमा के पुराने मोबाइल से उसके बॉयफ्रेंड आनंदू का कुछ पता लग सकता है, इसलिए अब पुलिस पूछताछ के लिए आर्या को नोटिस जारी करती है और उसे 24 जुलाई को मोबाइल के साथ थाने में आने को कहा जाता है। 24 जुलाई 2021 को आर्या अचानक गायब हो जाती है। कुछ समय बाद पता चलता है कि आर्या के साथ ग्रीष्मा भी गायब है। ग्रीष्मा विष्णु की भांजी और रेशमा की दोस्ती थी। पुलिस से पहला केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था कि अब ये नई मुश्किल सामने आ गई थी। इन 2 लापता लड़कियों को खोजने में पुलिस लग जाती है। जांच की शुरुआत ग्रीष्मा और आर्या के घर से ही
शुरू होती है। खोजबीन के दौरान ही पुलिस को ग्रीष्मा का लिखा हुआ एक नोट्स मिल जाता है। नोट्स में ये लिखा था, बच्चों की मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराया जाए। अब एक लाइन का नोट्स बहुत कुछ बयां कर रहा था। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि ग्रीष्मा का इस केस से क्या लेना देना है। अब पुलिस अपनी जांच और तेज कर देती है और आसपास के सीसीटीवी को देखा जाता है। एक जगह की सीसीटीवी फोटोज में आर्या और ग्रीष्मा साथ में दिखाई देती हैं। पूरा दिन दोनों की खोजबीन में चली जाती है मगर कुछ पता नहीं चलता है। अगले दिन यानी 25 जुलाई 2021 की पुलिस को खबर मिलती है कि पास के नदी में 2 लड़कियों की लाश है। तुरंत पुलिस वहां जाती है और लाश को निकलवाया जाता है। इन दोनों का पहचान 23 साल की आर्या, 19 साल की ग्रीष्मा के तौर पर की जाती है। पोस्टमार्टम में इन दोनों के साथ किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती की पुष्टि नहीं होती है और न ही शरीर पर किसी प्रकार के निशान थे। पोस्टमार्टम में मौत की वजह डूबने को बताया जाता है। ये मामला सुसाइड का लग रहा था। अब आपके मन में ये होगा कि इन दोनों के एक साथ सुसाइड क्यों किया। चलिए आगे और जानते हैं और इस केस से इन दोनों का क्या लेना देना था। जब पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढने निकलती है तो जो सामने आता है वो और भी हिला देने वाला होता है। पुलिस पूछताछ के दौरान रेशमा और आर्य की सास यानी विष्णु की सास बताती है कि कल ही आर्य ने हमें बताया था कि कभी ग्रीष्मा ने ही आनंदू नाम का एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई थी और अपनी मामी यानी रेशमा से मजाक करने के लिए उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और फिर आनंदू बनकर उससे चैट पर बातें करने लगती थी। कुछ दिनों बाद ग्रीष्मा फर्जी अकाउंट के बारे में अपनी बड़ी मामी यानी आर्या को भी बताती है और अब आर्या और ग्रीष्मा मिलकर बस रेशमा के साथ मजाक करने के लिए उसे महीनों तक आनंदू बनकर प्यार भरी बातें और प्यार का नाटक करती रहती हैं। आगे जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि ग्रीष्मा का कोई बॉयफ्रेंड भी है। कुछ और जानकारी निकालने के लिए अब पुलिस ग्रीष्मा के बॉयफ्रेंड से पूछताछ करती है तो वो भी बताता है कि कुछ दिन पहले ही ग्रीष्मा ने उसे बताया था कि वो आनंदू नाम के एक फेसबुक आईडी बनाकर कई महीनों से रेशमा से बात कर रही है। रेशमा आनंदू के प्यार में पागल सी है। पूछताछ से पता चलता है कि वो ग्रीष्मा ही थी जिसे आनंदू समझकर रेशमा अपने गर्भवती होने की बात बताती है। इसी के बाद ग्रीष्मा बताती है कि अगर मुझसे शादी करनी है तो बच्चे को जन्म लेते ही मार दो। बस इसी के बाद रेशमा बच्चे को जन्म देते ही मार देती है। सब मिलाकर रेशमा यही समझती रही कि वो आनंदू नाम के किसी लड़के से बात कर रही थी जो वास्तव में वो उसकी जेठानी आर्या और भांजी ग्रीष्मा थी। आनंदू तो बस एक कल्पना मात्र था। जब रेशमा की गिरफ्तारी के 2 दिनों बाद पूछताछ के लिए आर्या को भी हाजिर होने के लिए कहा जाता है तो आर्या और ग्रीष्मा बुरी तरीके से डर जाती हैं। अब उन्हें लगने लगता है कि नवजात शिशु के कत्ल का इल्जाम इन्हीं के सर पर आएगा, इन्हें ही सजा मिलेगी क्योंकि इन्होंने ही आनंदू बनकर रेशमा से बच्चे को मारने को कहा था। बस इसी डर से दोनों लड़कियां नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेती हैं। जबकि पुलिस ने सिर्फ रेशमा के पुराने मोबाइल के संबंध में पूछताछ करने और उस मोबाइल को जांच में शामिल करने के लिए आर्य को पेश होने पर ऑर्डर दिया था। अब उस सवाल का जवाब ये दे रहा हूँ जो आप जानना चाहते हैं। क्या यह संभव है कि कोई महिला 9 महीने तक गर्भवती रहे और उस बारे में किसी को पता न चले और तो और वो बच्ची को जन्म भी दे दे। दरअसल पुलिस पूछताछ के दौरान रेशमा की मां और उसका पति भी बताता है कि पिछले कई महीनों से रेशमा बहुत ही ढीले ढाले कपड़ा पहना करती थी। ऐसा रेशमा प्रेगनेंसी छुपाने के लिए करती थी। इसके अलावा रेशमा के पास एक बेल्ट भी बरामद हुआ था। वो अक्सर ये बेल्ट लगा कर रखती थी ताकि उसका उभरा हुआ पेट किसी को न दिखे। इसके अलावा मेडिकल साइंस के हिसाब से देखे तो ये भी संभव है कि कोई महिला 9 महीने तक गर्भवती रहे और उसके शरीर में कोई बदलाव ही न हो। यहाँ तक कि कई बार तो बच्चों के जन्म से चंद कई घंटों पहले पता चलता है कि महिला गर्भवती है। इस स्थिति को मेडिकल साइंस में क्रिप्टिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। एक्सपर्ट का मानना है कि कहीं न कहीं रेशमा की प्रेगनेंसी भी क्रिप्टिक प्रेगनेंसी थी, इसलिए किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ तक कि उसके पति को भी गर्भवती होने का पता नहीं चला। औरतों का बेहद फिट होने पर भी प्रेगनेंसी का पता नहीं चल पाता है। मगर मान भी लेते हैं कि ये क्रिप्टिक प्रेगनेंसी है, कम से कम उसे प्रसव के दौरान तो उसे दर्द हुआ होगा। अकेले प्रसव कर लेना नामुमकिन सा होता है कि रेशमा ने ये कैसे कर लिया होगा। इसका कोई जवाब मिल ही नहीं पाया। या हम बस इतना कह सकते हैं कि शायद रेशमा फेसबुक फ्रेंड आनंदू के प्यार में पागल थी और उसी पागलपन में उसने अकेले ही बच्चे को जन्म भी दे दिया और उसे अपने ही हाथों से मरने के लिए छोड़ भी दिया। या फिर रेशमा ने ये सब कुछ अदृश्य आनंदू के प्यार के ताकत के सहारे कर लिया। एक सवाल और भी है कि भले ही रेशमा ये नहीं
जानती थी कि असल में आनंदू है ही नहीं, उसके साथ मजाक हो रहा है। मगर ग्रीष्मा और आर्या को सच्चाई पता थी, तो इसके बावजूद दोनों रेशमा के बच्चे के जन्म लेते ही उसे मारने को क्यों कह दिया। दरअसल परिवार के दूसरे सदस्यों की तरह रेशमा की प्रेगनेंसी की पता आर्या और ग्रीष्मा को भी नहीं चलता है। इस कारण ग्रीष्मा और आर्या को लगता है कि रेशमा प्रेगनेंसी के बारे में झूठ बोल रही है, इसलिए दोनों मजाक जारी रखते हुए रेशमा से बच्चे को जन्म लेते ही मारने को कह देती हैं। क्योंकि रेशमा ने सच में बच्चे को जन्म देने के बाद मरने के लिए छोड़ दिया था और बच्चे के मौत के बाद पुलिस कातिल की तलाश में थी, इसलिए रेशमा की गिरफ्तारी और पुलिस की नोटिस के बाद आर्या और ग्रीष्मा को राज खुलने का सताने लगा। दोनों डर के मारे आत्महत्या कर लेती हैं। इधर रेशमा भी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद है, वहीं उसका पूरा परिवार इस मजाक की कीमत चुका रहा है। इस पूरे केस को इस क्षेत्र के एसीपी निजामुद्दीन खुद ही हैंडल कर रहे थे और उन्हीं की ईमानदार कोशिशों का नतीजा रहा कि इस मजाक के खौफनाक अंजाम से पर्दा उठ पाया और इस नवजात की कातिल मां का पता चल पाया। साथियों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि रेशमा को ऐसा करना चाहिए था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि क्राइम की ऐसी कहानियां, ऐसी घटनाएं आपके सामने लाते रहते हैं। जय हिंद।